मैं हूं विलियम हॉकिंस, जिसने 1608 में भारत आके इन राजाओं को चालाकी से मूर्ख बनाकर ईस्ट इंडिया कंपनी की नींव रख दी। और मैं हूं जहांगीर, जो सबसे पहले अंग्रेजों के झांसे में आ गया और अपने साम्राज्य को लूटने का रास्ता खोल दिया। आइए, अब मैं आपको पूरी कहानी सुनाऊंगा। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। कल्पना कीजिए एक ऐसी दुनिया की जहां खाने का स्वाद बढ़ाने वाली काली मिर्च की कीमत सोने के बराबर थी। आज जब हम इतिहास की बात करते हैं तो अक्सर कहते हैं कि अंग्रेजों ने भारत को गुलाम बनाया, लेकिन हकीकत इससे कहीं अधिक पेचीदा और डरावनी है। भारत किसी देश की सेना द्वारा नहीं, बल्कि 25 व्यापारियों द्वारा शुरू की गई एक निजी व्यापारिक संस्था का गुलाम बना था। यह कहानी है उस दल की जिसने व्यापार के तराजू को तलवार में बदल दिया। साल 1599 की बात है। उस दौर में यूरोप में मसालों, खासकर काली मिर्च, जिसे काला सोना कहा जाता था, का बोलबाला था। मांस को सुरक्षित रखने और उसे जायकेदार बनाने के लिए यह मसाला अनिवार्य था। उस समय मसालों के व्यापार पर विदेशी व्यापारियों का एकाधिकार था। सितंबर 1599 में उन्होंने अचानक काली मिर्च की कीमतों में भारी बढ़ोतरी कर दी। इस मनमानी ने ब्रिटिश व्यापारियों के बीच खलबली मचा दी। लंदन की सर्द रातों में जब ये व्यापारी अपनी खाली तिजोरियों को देखते थे तो उनके मन में क्रोध और लालच का मिश्रण उबलता था। 24 सितंबर 1599 को लंदन की एक सड़क पर 24 अमीर व्यापारी एक अंधेरे कमरे में इकट्ठा हुए। उनका गुस्सा चरम पर था। उन्होंने तय किया कि वे अब दूसरों पर निर्भर नहीं रहेंगे, बल्कि अपना खुद का व्यापारिक संगठन बनाएंगे। उन्होंने 125 साझेदारों को राजी किया और बहुत बड़ी शुरुआती पूंजी जमा की। यह उस समय के हिसाब से बहुत बड़ी रकम थी। वे जानते थे कि समुद्र की लहरें उनके जहाजों को निगल सकती हैं और समुद्री लुटेरे उनका गला काट सकते हैं, लेकिन भारत की दौलत की चमक उनके डर से कहीं अधिक बड़ी थी। इन व्यापारियों ने एक दल बनाया। 31 दिसंबर 1600 को महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने इस दल को एक शाही आदेश पत्र दिया। यह केवल व्यापार करने की अनुमति नहीं थी, बल्कि यह एक जादुई अधिकार पत्र था। इसने दल को 15 वर्षों के लिए एक बड़े समुद्री क्षेत्र में व्यापार करने का एकाधिकार दे दिया, यानी कोई भी दूसरा नागरिक उस इलाके में व्यापार नहीं कर सकता था। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि महारानी ने इस निजी दल को सरकार जैसी शक्तियां दे दी। खुद के सिक्के ढालना, अपने कानून बनाना, अपनी अदालतें चलाना, सजा देना और यहाँ तक कि अपनी निजी सेना रखना। यह किसी व्यापारी को राजा बनाने जैसा था। शुरुआत में इस दल का इरादा भारत नहीं, बल्कि इंडोनेशिया के मसाला द्वीप जाने का था। लेकिन जब वे वहाँ पहुँचे तो उन्हें एहसास हुआ कि वहाँ पहले से ही अन्य विदेशी शक्तियाँ जमी हुई हैं। खूनी संघर्ष के बाद उन्हें वहां से भागना पड़ा। उनकी हार ने उन्हें और अधिक क्रूर बना दिया। असफलता के बाद उनकी नजर उस समय की दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति पर पड़ी, मुगलकालीन भारत। 24 अगस्त 1608 को एक जहाज गुजरात के सूरत तट पर लंगर डालता है। इसका कप्तान विलियम हॉकिंस था। वह उस दल का पहला प्रतिनिधि बनकर भारत की धरती पर उतरा। उसने यहाँ की धरती पर कदम रखते ही अनुभव किया कि यहाँ की हवा में भी अमीरी बसी है। हॉकिंस को पता था कि अगर भारत में व्यापार करना है तो आगरा के मुगल बादशाह को खुश करना होगा। हॉकिंस ने एक चतुर चाल चली। वह एक विदेशी होने के बावजूद अफगान रईस के कपड़ों में जहांगीर के दरबार में पहुंचा और तुर्की भाषा में बात की। जहांगीर उसकी इस कोशिश से थोड़ा प्रभावित तो हुआ और उसे उपाधि भी दी, लेकिन व्यापार की अनुमति नहीं दी। दरबार में पुर्तगाली व्यापारियों का दबदबा था। जहांगीर इन विदेशियों को असभ्य मानता था और उनकी नजर केवल लूट पर थी, ऐसा मुगलों को आभास था। उन्हें खाली हाथ वापस लौटना पड़ा, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। वे जानते थे कि भारतीय राजाओं को प्रभावित करने के लिए केवल शब्द काफी नहीं है, बल्कि शक्ति का प्रदर्शन जरूरी है। साल 1612 में सूरत के पास समुद्र में एक लड़ाई हुई। दल के मुट्ठी भर जहाजों ने विशाल बेड़े को हरा दिया। इस जीत ने जहांगीर को चौंका दिया और मुगलों के मन में इन विदेशियों के प्रति एक अनचाहा सम्मान पैदा कर दिया। तभी साल 1615 में राजा जेम्स प्रथम ने अपने आधिकारिक राजदूत सर थॉमस रो को भारत भेजा। रो एक बेहद मंझा हुआ कूटनीतिज्ञ था। उसने 3 साल तक जहांगीर के पीछे मेहनत की, उसे कीमती यूरोपीय तोहफे दिए और अंततः एक शाही आदेश हासिल करने में कामयाब रहा। इस आदेश ने दल को सूरत, अहमदाबाद और भरूच में कारखाने बनाने की इजाजत दे दी। यह भारत में गुलामी की वह पहली ईंट थी जिसे व्यापार की आड़ में रखा गया था। जहांगीर से अनुमति मिलने के बाद उन्होंने समझ लिया था कि भारत की मुख्य भूमि पर सीधे कब्जा करना फिलहाल नामुमकिन है। इसलिए उन्होंने समुद्री किनारे पकड़ने की रणनीति अपनाई। वे मकड़ी की तरह अपना जाल फैला रहे थे।
साल 1639 में दल के अधिकारी ने विजयनगर के स्थानीय राजा को व्यापार के लाभ का लालच दिया। राजा ने उन्हें मद्रास में जमीन का एक टुकड़ा पट्टे पर दे दिया। यहाँ उन्होंने केवल गोदाम नहीं बनाए बल्कि एक मजबूत किला खड़ा कर दिया। राजाओं को लगा कि ये केवल पहरेदार है, पर वे वास्तव में शिकारी थे। यहीं से उन्होंने सफेद शहर बसाने की शुरुआत की, जहाँ भारतीयों का प्रवेश वर्जित था। भारत के पश्चिमी तट पर उनकी नजर अब बंबई पर थी। साल 1662 में एक ऐसी ऐतिहासिक घटना घटी जिसने कूटनीति की परिभाषा बदल दी। इंग्लैंड के राजा की शादी पुर्तगाली राजकुमारी से हुई। पुर्तगाल ने दहेज के रूप में बंबई के 7 द्वीप इंग्लैंड के राजा को दे दिए। भारतीयों के लिए यह अपमानजनक था कि उनकी जमीन का सौदा यूरोप के महलों में हो रहा था। चूंकि राजा के लिए इतनी दूर का प्रशासन चलाना मुश्किल था, इसलिए उन्होंने 1668 में इसे मामूली सालाना किराए पर उस व्यापारिक दल को सौंप दिया। यह उनके लिए एक बड़ा उपहार जैसा था। बंबई एक प्राकृतिक बंदरगाह था जहां से साल भर व्यापार हो सकता था। उन्होंने अपनी राजधानी सूरत से बदलकर बंबई कर ली। उनकी भूख अब बंगाल के लिए बढ़ रही थी। उस दौर में बंगाल दुनिया का सबसे समृद्ध प्रांत था। वहाँ की मिट्टी सोना उगलती थी और वहाँ के बुनकर रेशम से जादू करते थे। ढाका की मलमल और रेशम पूरी दुनिया में मशहूर थे। अकेले बंगाल प्रांत पूरी दुनिया के उत्पादन का लगभग 12% हिस्सा पैदा करता था। उनके लिए बंगाल केवल एक बाजार नहीं बल्कि सोने की खदान था। उन्होंने बंगाल के नवाबों को रिश्वत और मुगलों को तोहफे देकर व्यापार की जगह बनाने की कोशिश शुरू की। उन्होंने गुप्त रूप से वहाँ के अधिकारियों को अपनी ओर करना शुरू किया। साल 1681 में दल का नया प्रधान बना। वह बेहद घमंडी और जल्दबाज था। उसने मुगलों को कमजोर समझने की गलती कर दी। जब बंगाल के सूबेदार ने दल पर कर बढ़ा दिया तो उसने युद्ध का ऐलान कर दिया। साल 1686 में उनकी सेना ने हमला किया, लेकिन औरंगजेब उस समय का सबसे शक्तिशाली बादशाह था। मुगल सेना ने उन्हें ऐसी धूल चटाई कि उन्हें बंगाल छोड़कर भागना पड़ा। मुगलों ने कारखानों को बंद कर दिया। उन्हें अपनी असलियत समझ आ गई कि तलवार से वे अब भी नहीं जीत सकते। दल के अधिकारियों को औरंगजेब के पैरों में गिरकर माफी मांगनी पड़ी। औरंगजेब ने भारी जुर्माना लेकर उन्हें इस शर्त पर वापस आने दिया कि वे भविष्य में ऐसी गलती नहीं करेंगे। पर यह केवल एक दिखावा था। वे अपनी सेना को और भी घातक बना रहे थे। साल 1707 में औरंगजेब की मौत के बाद मुगल साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगा। राजा बदलते रहे और आपसी कलह ने साम्राज्य को खोखला कर दिया। साल 1717 में बादशाह फर्रुखसियर एक गंभीर बीमारी से जूझ रहा था। दल के एक वैद्य ने उसका इलाज किया। खुश होकर बादशाह ने उन्हें वह आदेश दे दिया जो आगे चलकर भारत की गुलामी का सबसे बड़ा कारण बना। इस आदेश के तहत दल को बंगाल में बिना किसी कर के व्यापार करने की अनुमति मिल गई। अब वे जो सामान लाते या ले जाते उस पर कोई कर नहीं लगता था। यह भारतीय व्यापारियों के लिए मौत की घंटी थी, क्योंकि उन्हें तो कर देना पड़ता था, जबकि विदेशियों के लिए सब मुफ्त था। भारतीय व्यापारी भूख से मरने लगे और विदेशी व्यापारी महल बनाने लगे। जैसे जैसे मुगल दिल्ली में कमजोर हुए, बंगाल के नवाबों ने खुद को स्वतंत्र घोषित कर दिया। अलीवर्दी खान उनकी फितरत से वाकिफ था। उसने व्यापार की अनुमति तो दी, लेकिन उन्हें किलाबंदी करने से रोके रखा। वह कहता था कि तुम व्यापारी हो, सैनिक नहीं। लेकिन साल 1756 में उसकी मौत के बाद उसका युवा पोता सिराजुद्दौला नवाब बना। सिराजुद्दौला युवा था और उनकी चालाकी बर्दाश्त करने के मूड में बिल्कुल नहीं था। वह जानता था कि ये विदेशी दीमक की तरह बंगाल को चाट रहे हैं। यहीं से एक खूनी साजिश की पृष्ठभूमि तैयार हुई, जिसने भारत का भविष्य हमेशा के लिए बदल दिया। युवा नवाब सिराजुद्दौला ने सत्ता संभालते ही चेतावनी दी कि वे किले की सुरक्षा बढ़ाना बंद करें और व्यापारिक छूट का दुरुपयोग न करें। जब वे नहीं माने तो नवाब ने सैनिकों के साथ कलकत्ता पर हमला कर दिया। दल के अधिकारी अपनी जान बचाकर भागे। इसी दौरान काली कोठरी की घटना हुई, जहां दावा किया गया कि नवाब ने कैदियों को एक छोटी सी अंधेरी कोठरी में बंद कर दिया, जिनमें से अधिकांश की मौत हो गई। इस घटना को खूब नमक मिर्च लगाकर दुनिया को दिखाया गया ताकि नवाब को एक राक्षस साबित किया जा सके। मद्रास से उनकी एक विशेष टुकड़ी बंगाल भेजी गई, जिसका नेतृत्व रॉबर्ट क्लाइव कर रहा था। क्लाइव एक सिपाही से ज्यादा एक शातिर खिलाड़ी था। उसे पता था कि सिराजुद्दौला को सीधे युद्ध में हराना मुश्किल है, इसलिए उसने गद्दारी और साजिश का सहारा लिया। क्लाइव ने नवाब के सेनापति मीर जाफर को पकड़ा। मीर जाफर खुद नवाब बनने का सपना देख रहा था और उस सपने की कीमत उसने देश की आजादी से चुकाई। क्लाइव ने उससे वादा किया कि अगर वह युद्ध के मैदान में नवाब का साथ छोड़ दे तो वे उसे बंगाल का नवाब बना देंगे। इसके साथ ही बंगाल के सबसे अमीर सेठ को भी उन्होंने अपने पाले में कर लिया, जो नवाब से नाराज था। 23 जून 1757 को प्लासी के मैदान में दोनों सेनाएं आमने सामने थीं। यह इतिहास की सबसे अजीब लड़ाई थी। नवाब की विशाल सेना के सामने उनके पास मात्र 3000 सैनिक थे।
लेकिन जैसे ही लड़ाई शुरू हुई, मीर जाफर अपनी सेना के साथ चुपचाप खड़ा रहा। गद्दारी ने नवाब की ताकत को पंगु बना दिया था। इसी बीच अचानक तेज बारिश हुई। उन्होंने तो अपना बारूद कपड़ों से ढक लिया, लेकिन नवाब की सेना का बारूद भीग गया। सिराजुद्दौला को युद्ध के मैदान से भागना पड़ा और बाद में उसकी हत्या कर दी गई। इस जीत ने उन्हें बंगाल का मालिक नहीं बल्कि राजा बनाने वाली शक्ति बना दिया। वादे के मुताबिक मीर जाफर को नवाब बनाया गया, लेकिन वह उनकी सोने की ऐसी मुर्गी बन गया जिसे वे जब चाहे काट सकते थे। वह केवल एक मुखौटा था, असली चेहरा तो इन विदेशियों का था। जब मीर जाफर का खजाना खाली हो गया तो उन्होंने उसे हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को गद्दी पर बैठा दिया। मीर कासिम एक योग्य शासक था और वह गुलामी से बाहर निकलना चाहता था। उसने अपनी राजधानी बदली और सेना को आधुनिक बनाना शुरू किया। जब उन्होंने उसके व्यापारिक सुधारों को रोका तो मीर कासिम ने उनके खिलाफ जंग छेड़ दी। मीर कासिम ने एक ऐतिहासिक गठबंधन बनाया। उसने अवध के नवाब और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय को अपने साथ मिलाया। 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर के मैदान में उनकी सेना और इस गठबंधन के बीच भीषण युद्ध हुआ। यह एक वास्तविक युद्ध था जहां भारतीय वीरता और विदेशी रणनीति का मुकाबला था। उनकी अनुशासित सेना और आधुनिक हथियारों ने भारतीय गठबंधन को बुरी तरह पराजित किया। इस जीत ने साबित कर दिया कि अब भारत में उनका मुकाबला करने वाली कोई बड़ी शक्ति नहीं बची है। साल 1765 में एक संधि हुई। रॉबर्ट क्लाइव ने मुगल बादशाह से बंगाल, बिहार और उड़ीसा के लगान वसूलने के अधिकार छीन लिए। इसका मतलब था कि अब इन राज्यों से कर वसूलने का अधिकार उस दल के पास था। यह उनके लिए सबसे बड़ी आर्थिक जीत थी। अब उन्हें बाहर से धन लाने की जरूरत नहीं थी। वे भारतीयों से ही कर वसूलते थे और उसी पैसे से भारतीय सामान खरीदकर बाहर ऊंचे दामों पर बेचते थे। यानी भारतीयों की मेहनत और पैसा दोनों ही उनके मुनाफे में जा रहे थे। यह एक ऐसा चक्र था जिसमें भारत हर दिन गरीब होता जा रहा था। क्लाइव ने दोहरा शासन व्यवस्था लागू की। कर वसूलने और पैसा रखने की शक्ति उनके पास थी, जबकि प्रशासन चलाने की जिम्मेदारी नवाब के पास, जिसके पास धन नहीं था। नवाब केवल बदनामी का पात्र बना और मलाई ये विदेशी खाते रहे। परिणाम स्वरूप उन्होंने बंगाल को बुरी तरह लूटा। साल 1770 में बंगाल में एक भीषण अकाल पड़ा जिसमें लगभग 1 करोड़ लोग मारे गए। लोग सड़कों पर कंकाल बनकर पड़े थे, पर ये विदेशी अनाज की जमाखोरी कर रहे थे। लेकिन दया दिखाने के बजाय उन्होंने कर की दरें और बढ़ा दी ताकि उनका मुनाफा कम न हो। इसी लूट के पैसे से उनके देश में आधुनिक बदलावों की शुरुआत हुई, जबकि भारत भुखमरी की ओर धकेल दिया गया। बंगाल पर कब्जा करने के बाद उनकी नजर दक्षिण भारत पर थी। वहाँ मैसूर के सुल्तान हैदर अली और उनके बेटे टीपू सुल्तान उनके सबसे बड़े दुश्मन बनकर उभरे। टीपू सुल्तान वह वीर था जिसने विदेशियों की गुलामी को कभी स्वीकार नहीं किया। टीपू केवल एक योद्धा नहीं बल्कि एक आधुनिक शासक थे। उन्होंने अग्निबाण का इस्तेमाल किया जिसने पहली बार उनकी सेना में भगदड़ मचा दी। टीपू उनकी चालों को बखूबी समझते थे और उन्होंने अन्य विदेशियों के साथ हाथ मिला लिया था। उन्होंने टीपू को हराने के लिए आपसी कलह की नीति अपनाई। उन्होंने अन्य शक्तियों को अपने साथ मिलाया। 1799 में एक बड़ी लड़ाई में टीपू सुल्तान लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। उन्होंने टीपू के खजाने से भारी मात्रा में सोना, जवाहरात और कीमती सामान लूटा। उनके महलों को उखाड़ दिया गया। टीपू की मौत के बाद दक्षिण भारत में उनका रास्ता साफ हो गया। मुगलों के बाद मराठा ही भारत की सबसे बड़ी शक्ति थे, लेकिन उनकी सबसे बड़ी कमजोरी थी आपसी फूट और अहंकार। पेशवाओं के उत्तराधिकार की जंग में एक सरदार ने उनसे मदद मांगकर उन्हें मराठा राजनीति में घुसने का मौका दे दिया। लंबी लड़ाइयों के बाद उन्होंने मराठा सरदारों को एक एक करके कमजोर किया। वे जानते थे कि जब तक ये योद्धा एक है उन्हें कोई नहीं हरा सकता, इसलिए उन्होंने जहर बोया। साल 1818 तक मराठा साम्राज्य का अंत हो गया और पेशवा को पेंशन देकर कानपुर के पास भेज दिया गया। साल 1848 में एक नया मुख्य अधिकारी बना। उसने हड़प नीति लागू की। नियम यह था कि यदि किसी भारतीय राजा का अपना सगा बेटा नहीं है तो वह किसी को गोद नहीं ले सकता और उसकी मृत्यु के बाद उसका राज्य उनके साम्राज्य का हिस्सा बन जाएगा। यह कानून नहीं बल्कि डकैती थी। इस अन्यायपूर्ण नियम के जरिए उन्होंने सतारा, नागपुर, उदयपुर और झांसी जैसे राज्यों को निगल लिया। यहाँ तक कि अवध को भी बहाना बनाकर छीन लिया गया। सालों की लूट, किसानों पर भारी लगान और राज्यों को छीनने की नीति ने भारतीयों के भीतर एक गुस्सा पैदा कर दिया था। इस गुस्से को हवा दी कारतूस की खबर ने, जिसमें गाय और सुअर की चर्बी का प्रयोग किया गया था। मंगल पांडे नाम के एक सैनिक ने विद्रोह शुरू कर दिया। उसने दिखाया कि भारतीय धर्म और सम्मान के लिए जान दे सकते हैं। विद्रोह का संकेत छपाती और लाल कमल के जरिए
गुप्त रूप से देश भर में फैलने लगा। 10 मई 1857 को मेरठ के सैनिकों ने बगावत कर दी और दिल्ली की ओर कूच किया। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जो अपने बच्चे को पीठ पर बांधकर लड़ी, नाना साहेब, तात्या टोपे, बेगम हजरत महल और कुंवर सिंह जैसे नेताओं ने अपनी अपनी रियासतों में उन्हें कड़ी टक्कर दी। सड़कों पर खून बहा और गद्दारी ने एक बार फिर अपना रंग दिखाया। भले ही यह विद्रोह सफल नहीं हो पाया, लेकिन इसने उस दल की जड़ों को हिला दिया। उनकी सरकार को समझ आ गया कि एक व्यापारिक दल अब इतने बड़े देश को नहीं संभाल सकता। 2 अगस्त 1858 को एक नया कानून पारित किया गया। उस व्यापारिक दल को खत्म कर दिया गया और भारत की सत्ता सीधे महारानी के हाथों में चली गई। अब भारत उस दल के शासन से निकलकर विदेशी सरकार का हिस्सा बन गया था। यह आजादी नहीं थी, बल्कि मालिक का बदलना था, लेकिन यह केवल चेहरे का बदलाव था। लूट का तरीका और भी व्यवस्थित हो गया। अब सरकारी नियमों के तहत भारत को लूटा जाने लगा। इतिहासकारों के अनुसार साल 1765 से 1945 के बीच उन्होंने भारत से लगभग 45 नील डॉलर की संपत्ति लूटी। यह इतनी बड़ी रकम थी कि इससे कई छोटे देश खरीदे जा सकते थे। उन्होंने भारतीयों के ही कर के पैसे से भारत का सामान खरीदा और उसे अपने देश ले गए। इसी लूट के पैसे से उनका देश आज एक समृद्ध राष्ट्र बना हुआ है। भारत की वह मखमली धरती आज भी उन घावों के निशान लेकर खड़ी है। आज की विडंबना देखिए, जिस दल ने कभी पूरे भारत पर राज किया था और हमारे पूर्वजों का दमन किया था, उसे साल 2005 में एक भारतीय ने खरीद लिया। आज यह कंपनी चाय और अन्य सामान बेचती है और यह इतिहास का एक मधुर बदला माना जा सकता है। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि एक व्यापारिक दल ने कैसे हमारी आपसी फूट और लालच का फायदा उठाकर हमें 200 साल की गुलामी में धकेल दिया। आज की चमक धमक वाली विदेशी अर्थव्यवस्थाएं भी उसी खून और पसीने की नींव पर खड़ी है। इतिहास केवल तारीखें और लड़ाइयां नहीं है, बल्कि यह वह आईना है जो हमें बताता है कि हम कहां चूके थे। भविष्य के लिए यह एक बड़ा सबक है कि सतर्कता, स्वाभिमान और एकता ही किसी भी राष्ट्र की असली सुरक्षा की गारंटी है।